हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल गुड। तो आज का केस उन कुछ केसेस में से एक है जिसको स्टार्टिंग में सुनने के बाद शायद आपके मन में इस कहानी के मेन विलन के लिए थोड़ी सी सिंपैथी हो। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी बिल्ड होगी आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा मॉन्स्टर था। मैंने पहले भी अपने मामूरा ताकुमा वाले केस में ये बताया था कि एक इंसान की लाइफ, उसके मॉरल्स, उसके एक्शंस बहुत हद तक उसके बचपन से इंस्पायर होते हैं। हमारा बचपन यानी कि वो 13-14 साल तक का टाइम पीरियड हमारी आगे की लाइफ को एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इस कहानी के मेन विलन की लाइफ में भी शायद उसके बचपन का एक बहुत बड़ा रोल है। पर मैं ये आप पे छोड़ती हूँ। इस केस को सुनने के बाद आप खुद ये डिसाइड करना कि क्या जो कुछ भी इस इंसान ने अपनी लाइफ में आगे किया, जो भी एक्शंस इसने लिए, उन सब में इसके चाइल्डहुड का कोई रोल था या नहीं। लुपेस की कहानी जानने के लिए पहले उसके बचपन और उसके बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है। पेड्रो लोपेस, जिसका पूरा नाम पेड्रो अलोंसो लोपेस था, का जन्म 8 अक्टूबर 1948 को कोलंबिया में हुआ था। पेड्रो की मां का नाम बेनिल्डा लोपेस था। बेनिल्डा बाई प्रोफेशन एक प्रोस्टिट्यूट थी और उसके टोटल 13 बच्चे थे। पेड्रो बेनिल्डा का 7वां बच्चा था। पेड्रो के फादर का नाम मिगदार्दो रिएस था और वो एक पॉलिटिशियन थे। उनका मर्डर पेड्रो के पैदा होने से 6 महीने पहले ही हो गया था। पेड्रो के पैदा होने के 6 महीने बाद ही बेनिल्डा ने अपने सारे बच्चों को लेकर सैंता इज़ाबेल में सेटल होने का डिसाइड किया। पेड्रो के घर में उसने बचपन से ही वॉयलेंस देखा था। ज़्यादातर ऐसे केसेस में जो मदर होती हैं वो या तो ड्रग में धुत होती है या फिर अपने बच्चों को कहीं छोड़कर चली जाती है। पेड्रो के केस में भी इन सारी चीज़ों की सिमिलैरिटी थी। एक तो उसकी माँ के प्रोफेशन की वजह से, और दूसरा जो घर में रोज़ रोज़ उसे और उसके भाई बहनों को वॉयलेंस का सामना करना पड़ता था, उसने धीरे धीरे पेड्रो के दिमाग पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया। लेकिन ये तो पेड्रो की लाइफ का सिर्फ स्टेज 1 था। पेड्रो के दिमाग में डार्कनेस धीरे धीरे बढ़ने वाली थी। पेड्रो को बेनिल्डा ने 9 साल की उम्र में घर से बाहर निकाल दिया था। क्यों? बेनिल्डा ने पेड्रो को अपनी छोटी बहन को असॉल्ट करते हुए पकड़ लिया। पेड्रो को असॉल्ट करते हुए पकड़ा गया था, ये एक बड़ी बात थी। लेकिन इससे बड़ी बात ये थी कि पेड्रो उस समय सिर्फ 9 साल का बच्चा था। एक 9 साल के बच्चे के दिमाग में ऐसी चीज़ें का आना एक खतरनाक इंडिकेशन है। अब पेड्रो बेघर था, उसके पास कोई घर नहीं था, कोई जगह नहीं थी जाने के लिए, तो वो सड़क पर ही रहता था। एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ 9 साल का है, उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, उसे कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, और वो पूरी तरीके से अकेला है। ये देखकर कई लोगों ने, कई जानवरों ने पेड्रो को कई बार सेक्सुअली अब्यूज़ किया। धीरे धीरे पेड्रो के दिमाग में जो डार्कनेस थी वो और बढ़ती जा रही थी। अंटिल 12 साल की उम्र में जब पेड्रो की लाइफ में एक छोटा सा चेंज आया और उसे एक अमेरिकन इमिग्रेंट फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। पेड्रो को वहाँ भी उसके ट्यूशन टीचर द्वारा अब्यूज़ किया गया और अल्टीमेटली उसने वो घर भी छोड़ दिया। अभी तक मे बी पेड्रो ने सब सहना स्टार्ट कर दिया था। उसने एक बार भी ये बात किसी को नहीं बताई और चुपचाप अपने फॉस्टर पेरेंट्स का घर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। अगले 10 सालों तक लोपेस ने गाड़ी चुराने का काम किया, लेकिन एक दिन 1968 में 21 साल की उम्र में ऑटो थेफ्ट के जुर्म में पुलिस ने पेड्रो को पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। पेड्रो को टोटल 7 सालों की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन इन 7 सालों में कई खतरनाक और वायलेंट इनमेट से पेड्रो मिला। जेल में उसके साथ कई बार गैंग रेप किया गया और बहुत वायलेंटली और बहुत ब्रूटली उसे कई चीज़ों द्वारा जाना पड़ा, जो शायद वो ना जाता अगर लोग उस पर थोड़ा सा ध्यान देते तो। जेल से निकलने के बाद लोपेस ने उन सब लोगों को ढूंढ निकाला जिन्होंने उसके साथ गलत किया था, और इस बार लोपेस पहली बार किसी का मर्डर किया। उसने उन सारे लोगों को मार दिया जो उसके गुनहगार थे। इस बार जब लोपेस कोर्ट गया तो उसके केसेस को सेल्फ डिफेंस के तहत रजिस्टर किया गया और उसे 2 साल की सज़ा हुई। 1978 में लोपेस जब जेल से बाहर आया तो ऑब्वियसली उसके पास कोई काम नहीं था। वो कई टाइम तक साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में घूमता रहा और इवेंचुअली पेरू नाम की एक जगह पर रुका। अच्छा, जब पेड्रो कोर्ट में बाद में जब पेड्रो का केस खुला और वो कोर्ट गया एंड में, तो उसने ये कन्फेस किया कि इस टाइम जब वो साउथ अमेरिका की सड़कों पर घूम रहा था तो उसने कई छोटी बस्तियों की यंग लड़कियों को किडनैप किया और उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करके उन्हें मार दिया। और कई का मेरा मतलब 100 है। उसने 100 लड़कियों के साथ ये किया था जब तक वो उन एरियाज़ में घूम रहा था।
धीरे धीरे पेड्रो वही बनता जा रहा था जो उसने बचपन में देखा था, जिस चीज़ का वो बचपन में विक्टिम था। पेड्रो ने एक बार एक ट्राइब की 9 साल की बच्ची जो उनके ट्राइब ग्रुप से थी उसको अडॉप्ट किया। इस जुर्म में उस ट्राइब के लोगों ने उसे पकड़ लिया। इस ट्राइब के लोगों ने पेड्रो को जिंदा ज़मीन में गाड़ने का डिसाइड किया, लेकिन पेड्रो लकी था, उसे एक अमेरिकन मिशनरी ने बचा लिया। इस अमेरिकन मिशनरी ने इन ट्राइब के लोगों को कन्विंस किया कि पेड्रो को पुलिस के पास छोड़ना चाहिए, पुलिस के हवाले छोड़ना चाहिए, ना कि उसे ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। और ये ट्राइब के लोग इस बात को मान गए और उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने पेड्रो को जेल में नहीं डाला और उसे पेरू से बाहर निकाल दिया। अगर यहाँ पर भी पेड्रो को रोक लिया जाता तो आगे उसने जो कुछ भी किया वो शायद ना होता। ऐसे केसेस में कई बार परपेट्रेटर को पूरी खुली छूट मिल जाती है और फिर उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं रहता। उन्हें यह यकीन हो जाता है कि कुछ भी होगा, मैं इस सिचुएशन से तो बाहर आ ही जाऊंगा। पेड्रो के केस में भी बिल्कुल यही था। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि वो कुछ भी करे उसे कोई कॉन्सिक्वेंसेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। 100 से ज़्यादा लड़कियों को अडॉप्ट करने, सेक्सुअली हरास करने और मार देने के बाद वो खुला घूम रहा था, तो उसका शायद ये कॉन्फिडेंस जायज़ था। पेड्रो को पेरू से बैन किया गया था, पर वो अभी भी फ्री था साउथ अमेरिका में घूमने के लिए। इस टाइम तक अथॉरिटीज़ ने नोटिस कर लिया था कि बच्चे, स्पेशली यंग गर्ल्स, बहुत तेज़ी से गायब हो रही हैं, लेकिन उन्होंने इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस समझा और इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अथॉरिटीज़ ने बहुत बड़ी गलती की एक मेजर हिंट को फिर से इग्नोर करके, या ये कह सकते हैं कि पेड्रो का लक काफ़ी अच्छा था। अंटिल टेबल टर्न्ड इन अप्रैल ऑफ 1980, जब इक्वाडोर के अम्बातो नाम की जगह पर फ्लैश फ्लडिंग हुई तो काफ़ी सारी हड्डियाँ सरफेस पर आ गई। मोर प्रिसाइसली 53 बॉडीज़। ये हड्डियाँ उन्हीं लड़कियों की थी जिनकी प्रीवियसली मिसिंग रिपोर्ट्स लिखवाई गई थी। इतनी सारी हड्डियों के एक साथ मिलने की वजह से पुलिस ने दोबारा ये केस इन्वेस्टिगेशन के लिए खोल दिया। फ्लडिंग के थोड़े वक्त बाद ही उस जगह की एक लोकल लेडी अपनी 12 साल की बच्ची के साथ मार्केट जा रही थी, जब बीच रास्ते में पेड्रो ने उस 12 साल की बच्ची को अडॉप्ट करने की कोशिश की। लकीली इस बार थिंग्स डिडंट वेंट द वे पेड्रो वांटेड इट टू बी, और वहाँ के सारे लोकल्स ने पेड्रो को पकड़ लिया। उन्होंने पेड्रो को तब तक पकड़ के रखा जब तक पुलिस नहीं आ गई। पुलिस की लाख पूछने के बाद भी पेड्रो ने कुछ नहीं बोला। जब पुलिस को ये समझ आ गया कि ये बंदा ऐसे तो कुछ नहीं बोलेगा, तो उन्होंने एक प्लान बनाया। पुलिस कैप्टन पास्टर कॉर्डोवा को एक प्रिजनर के भेष में पेड्रो के सेल में डाल दिया गया। पास्टर ने पेड्रो से काफ़ी अच्छी दोस्ती कर ली और धीरे धीरे पेड्रो को भी पास्टर पर विश्वास हो गया। दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी और इवेंचुअली पेड्रो ने पास्टर को सब कुछ बताना स्टार्ट कर दिया। पेड्रो ने पास्टर को ये बताया कि उसने टोटल में 300 से ज़्यादा मर्डर किए हैं। इनमें से 200 मर्डर उसने इक्वाडोर में किए हैं और बाकी के कोलंबिया और पेरू में। जब पास्टर ने उसे और सच बोलने के लिए उकसाया तो पेड्रो ने सब बताना स्टार्ट भी कर दिया। उसने बताया कि कैसे वो पहले यंग बच्चों, स्पेशली छोटी लड़कियों को टारगेट करता, उन्हें कुछ दिलाता, फिर उन्हें किसी आइसोलेटेड जगह पर लेके जाता, उनको सेक्सुअली असॉल्ट करता और इवेंचुअली उनका मर्डर कर देता। लेकिन पेड्रो की फैंटेसीज़ यहाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। वो इन बच्चों की डेड बॉडीज़ के साथ टी पार्टी करता था। उसके लिए वो सारी बॉडीज़ एक रिवॉर्ड की तरह थी, उस डार्कनेस का जो उसके मन में कई सालों से जगह बनाकर बैठा था। जब पेड्रो से उसके मोटिव के बारे में पूछा गया तो उसने सिंपली कहा कि उसने वही सब उन बच्चों के साथ किया जो उसके साथ बचपन से होता आया था। वो वही दर्द और डार्कनेस अपने विक्टिम्स को भी देना चाहता था जो उसे बचपन में मिली थी। पेड्रो के कन्फेशन के बाद उसे ऑब्वियसली अरेस्ट कर लिया गया और उसने अथॉरिटीज़ को फ्लड में मिली 53 बॉडीज़ के बारे में बता दिया कि वो सारे मर्डर्स उसने किए और हड्डियों को ज़मीन में डाल दिया। पेड्रो के कन्फेशन के बाद उसने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि टोटल में उसने 300 से ज़्यादा मर्डर किए थे। अब क्योंकि पेड्रो का केस इक्वाडोर में चल रहा था और इक्वाडोर में पेड्रो ने टोटल 110 मर्डर किए थे, तो बाकी 190 मर्डर्स के लिए उसे कभी सज़ा हुई ही नहीं। 1980s में जब पेड्रो को सज़ा सुनाई गई थी, उस समय इक्वाडोर में एक इंसान को मैक्सिमम से 16 साल की सज़ा दी जा सकती थी, और अनफॉर्चुनेटली पेड्रो को भी सिर्फ 16 साल के लिए ही सज़ा हुई। पेड्रो अपनी 16 साल की सज़ा से 2 साल पहले अगस्त 31, 1994 में ही बाहर आ गया।
अब ऑफ कोर्स पेड्रो अभी तक काफ़ी फेमस हो चुका था और हमें पता है आज तक जितने भी ऐसे केसेस में जो परपेट्रेटर है वो जब भी आज तक फेमस हुआ है उसको एक सेलिब्रिटी की तरह दर्शाया गया है और इस केस में भी यही हुआ। उसने कई इंटरव्यूज़ दिए और एक इंटरव्यू में उसने अपने आप को मैन ऑफ सेंचुरी बताया। पेड्रो को इवेंचुअली उसकी गुड बिहेवियर की वजह से 2 साल पहले छोड़ दिया गया था, व्हिच आई डोंट नो व्हाई दे डिड दैट, बट येस दे डिड इट। पेड्रो को जब इक्वाडोर से रिलीज़ किया गया और कोलंबिया भेज दिया गया, तो कोई भी प्रोसिक्यूटर उस पे कोई चार्जेस नहीं लगा पाया, मेनली बिकॉज़ पेड्रो के कोलंबिया आते ही उसे इलीगल इमिग्रेंट की तरह रखा गया और सीधा अथॉरिटीज़ के पास भेज दिया गया। पेड्रो को कोलंबिया के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। 1998 में पेड्रो को $78 पे बेल मिल गई और पेड्रो को आखिरी बार 1999 में साइट किया गया था। उसके बाद से वो कहाँ है, ज़िंदा है या मर गया, किस कंडीशन में है, क्या कर रहा है, नोबडी नोज़।